नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत। और पहले समझिए आज का मुद्दा, उसका मुद्दा क्या है, मसला क्या है इस पैकेज के जरिए। देश राम के रंग में रंगा हुआ है। तो भला सियासत इससे अछूती कैसे रह सकती है। राम और राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की सियासी सोच के कोर इशू रहे हैं। अब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं तो सियासी सुरों में राम राग खुलकर सुनाई दे रहा है। बीजेपी तो पूरे देश में इसे उत्सव के रूप में मना रही है। कांग्रेस के अंदर भी लगातार राम को लेकर पार्टी लाइन से अलग सुर लगातार मुखर हो रहे हैं। राममय माहौल के बीच बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 पार का मिशन लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी राम नाम के सहारे अपनी डूबती सियासी नाव को किनारे पर पहुंचाने की जुगत में है। राम के सहारे सियासी नाव लोकसभा में बीजेपी ने रखा 400 पार का टारगेट। घर घर पीले चावल लेकर पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस भी कर रही राम उत्सव की तैयारी। 22 जनवरी को कांग्रेस मना सकती है राम उत्सव। इंदौर में कांग्रेस मनाएगी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। राम वन गमन पथ को लेकर एक्शन में मोहन सरकार। तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग जाएंगे अयोध्या। मोहन सरकार कराएगी रामलला के दर्शन। बीजेपी कांग्रेस दोनों राम नाम के सहारे 24 का चैलेंज जीतने की कोशिश में जुटी हैं। इसी कड़ी में मोहन सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से रामलला के दर्शन कराएगी। कांग्रेस भी राम नाम का सहारा ले रही है, साथ ही बीजेपी पर तंज भी कस रही है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये कार्य योजना बन रही है कि अब जो हवाई यात्राएं अपन करवाएंगे आगे, वो अयोध्या की हवाई यात्राएं करवाने का माननीय मुख्यमंत्री जी और हम संस्कृति विभाग के लोगों का विशेष मन है कि ये यात्राएं होनी चाहिए। जिसे आप राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं, वो आस्थाओं को समर्पित न होकर एक दल विशेष और एक संगठन विशेष को समर्पित है। तो जब धार्मिक आस्थाओं पर ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने अतिक्रमण कर लिया हो, तो हर सच्चा हिंदू उससे नाखुश है। राम को राजनीतिक लड़ाई का अस्त्र शस्त्र बनाकर सियासी संग्राम देश और प्रदेश में नया नहीं है। बीजेपी ने राम नाम के सहारे शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, तो राम नाम के फेर में फंसकर कांग्रेस कई बार मुश्किल में फंसी। अब दोनों राम के सहारे 24 की चुनौती जीतने की मंशा से काम कर रही हैं। संग होगा गाढ़ा। सवाल नंबर 2, बीजेपी को उत्तर के साथ साथ क्या दक्षिण भारत में भी मिलेगा फायदा। सवाल नंबर 3, राम नाम के फेर में फंसी कांग्रेस क्या सर्वाइवल के लिए राम का नाम जप रही है। नमस्कार, मैं हूं फिर शरद द्विवेदी आपके सामने और आज का मुद्दा राम का सहारा। बड़ा सवाल यही है कि आप जब किसी के कंफर्ट में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं जो किसी पिच पर खेलने का बहुत अभ्यस्त हो, और वहां जाकर आप बहुत दूसरी रणनीति भी आजमाते हैं, तब भी कई बार बड़ी मुश्किल पेश आती है। राम मंदिर एक ऐसा मसला है जो बीजेपी की कंफर्ट पिच का विषय है। वो उसके टेक्सचर से मैच खाता है, वो उसकी सोच और उसके एजेंडा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है अभिन्न रूप से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पिच पर, इस सियासी पिच पर जितनी कंफर्टेबल होती है, कांग्रेस उतनी ही अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि जब वो ये कहती है कि इस पर तो कॉपीराइट कर लिया क्या बीजेपी ने, तब भी बीजेपी मुस्कुराती है। जब वो ये कहती है कि राम मंदिर पर क्या सिर्फ बीजेपी का अधिकार है, क्या बीजेपी अपना अधिकार जता रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, तब भी बीजेपी मुस्कुराती है। जब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, हम भी राम मंदिर जाएंगे, तब भी बीजेपी मुस्कुराती है। और जब वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तब बीजेपी और मुस्कुराती है। यानी इस पर क्या सोचा जाए, ये कांग्रेस के लिए काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा एक तरह से बीजेपी का ही मसला है, बीजेपी से ही जुड़ा हुआ ये विषय बन जाता है।
लेकिन कांग्रेस को फिर भी कुछ सोचना तो पड़ेगा ही कि किस तरह से वो सामने आए और आगे बढ़े और किस तरह से कुछ ऐसी बात करे कि 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश उसे भी ठिठक कर सुने कि इनकी बात में भी तो दम है। यही बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश पाराशर जी। बहुत स्वागत करता हूं जयप्रकाश जी आपका। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी, युवा नेता, बहुत स्वागत है उनका। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूँ जी। नहीं, प्रश्न बिल्कुल जायज़ है जो पूछे गए कि भाई इसका लाभ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों ज़्यादा मिलता है हर स्थिति में। एक तो ये है इसका बड़ा आसान सा जवाब कि कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी रही है, तो एक ध्रुव पर जब भी आप कोई ऐसी पॉलिटिक्स होगी जिसमें पोलराइजेशन होगा तो वो ऑब्वियसली उसमें सेंट्रिस्ट पार्टी को हमेशा नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस की जो समस्या है वो ये आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। और ये तो 85 के बाद से ही, अगर आप जो भी ऐसे एनालिस्ट हैं उनको देखें, जेफरलाट की जो आप स्टडी देखें, उनकी किताब का देखें, तो आपको पता लगता है कि उसके वोट में कमी आना काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। तो उसमें कई सारी समस्याएं, मतलब सिर्फ एक धार्मिक ध्रुवीकरण ही उसकी समस्या नहीं है। और तीसरा यह है कि ये जो इशू है, जो भी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो भले ही शाहबानों का प्रकरण हो, राम मंदिर का प्रकरण हो या कोई सा भी प्रकरण हो, उसमें कांग्रेस के लिए कोई एक वॉइस में, सिंगल वॉइस में बोलना, कोई एक पॉलिसी अख्तियार करना हमेशा मुश्किल रहा है। कोई यह पहली बार नहीं हो रहा है। तो उस दुविधा के कारण शरद जी, फिर आप जब कोई एक लाइन क्लियर नहीं होती, कोई बात आपके सामने नहीं होती, तो थोड़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान उठाना लाजमी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यही बड़ी चुनौती भी है कि कांग्रेस जब हृदय से भी राम मंदिर या इस तरह के मुद्दों को लेकर सामने अपने एक स्पष्ट रुख के साथ भी आती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी उसके स्टैंड पर सवालिया निशान लगाती है और फिर एक हड़बड़ी कांग्रेस में देखने को मिलती है दिल्ली तक। और फिर कोई ऐसा बयान आ जाता है जो इस उलझन में और उलझन घोल देता है। मिलन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि स्टैंड तो बहुत ही क्लियर कट है कांग्रेस पार्टी का। ये शुरुआत आज से नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ या जब से ये सरकारों में रहना आए हैं, तब से ही एक स्टैंड क्लियर है। हिंदुओं को हिंदू संस्कृति से दूर करना, हिंदुत्व की परिभाषा को गलत डायरेक्शन में ले जाना, भारतीय संस्कृति को निचले स्तर पर दिखाना और जो इनकी पाश्चात्य संस्कृति को जिस प्रकार से अपनापन दिखाकर और भारत में मैकाले की जो सिद्धांत पद्धति थी उसको किस प्रकार से नीचे तक पहुंचाया जाए और पोषित किया जाए, इस दिशा में जरूर दिखी है। लेकिन चूंकि राम मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर की तारीख भी पूछते थे, जो राम नाम को काल्पनिक कहते थे, जो राम मंदिर ना बन जाए उसके लिए मेहनत भी करते थे और अपने नेताओं को वकील के रूप में कोर्ट में भी खड़े होते थे। लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है तो पूरा देश जो है, वो देश, भारत की जो जनता है, वो तो यशोगान कर रही है, मंगल गान कर रही है, प्रभात फेरियां निकाल रही है, घर घर चावल वितरण कर रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी आ कहां से गई साहब? हम तो उसी में समाहित हैं, भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से समाहित होकर हम चल रहे हैं। आप ही प्रलाप कर रहे हैं, आप ही राम का विरोध करते आए। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसमें भी भ्रमित करने वाली जिस प्रकार का वातावरण और बनाने का प्रयास कांग्रेस के नेता तमाम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप देखिए कि राम मंदिर के विरोध में बयान जारी होते हैं, ट्विटर पे टिप्पणियां चालू होती हैं। आखिर तकलीफ क्या है? देश तो ये पूछ रहा है। देखिए, आप बाबरी ढांचे को लेकर जिस परिवार ने लड़ाई लड़ी, इकबाल अंसारी, जिस परिवार ने वहां लड़ाई लड़ी, वो निमंत्रण स्वीकार करके राम मंदिर आयोजन में जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। सवाल तो इन पर खड़ा हो रहा है कि आखिर इनका स्टैंड क्या है? वो मारी चले गए, वो कालनेमी चले गए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति आज क्यों दिखाई दे रही है? ये सवाल तो जनता आपसे कर रही है और ये सवाल के जवाब भी आपको देने होंगे। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? तमाम तरह की बातें हैं, हालांकि राम मंदिर को लेकर आप भी पर्याप्त उत्साह दिखा रहे हैं, आपके नेता भी ये बात कह रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही हमारी बात हुई थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है और हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि राम मंदिर बन रहा है। जी शरद जी, राम मंदिर को लेकर के इस देश का प्रत्येक नागरिक उत्साहित है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि उसने भी ये देखा है कि संघर्ष बड़ा लंबा चला।
सवाल उठता है प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में आयोजन मुख्य यजमान बनने पर और इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप देने पर। राम को लेकर के कोई विरोध नहीं है, क्योंकि राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस की थी। महात्मा गांधी ने राम को लेकर के जितनी भी चीज़ें करी है या अपने जीवन में दिखाया है, निश्चित तौर पर राम से प्रेरित रहा। आज ये बताइए आप कि आप कह रहे कांग्रेस नहीं जा रही, कांग्रेस ने कब मना किया कि हम नहीं जाएंगे? अगर हमारे किसी नेता को आपने आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा है कि हम नहीं आ रहे हैं, ये राजनीतिक प्रयोजन बन गया है आपका, ये राजनीतिक तरह से आयोजन किया जा रहा है, तो यही बात तो इस देश के शंकराचार्य भी कह रहे हैं, तब आप कुछ नहीं कह रहे हैं। हम भी जिस बात को कह रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए कि आज इस देश में आपने देखा ताले खुलवाने के बाद जो शिलान्यास हुआ था, जो मूर्तियां रखी गई थी, हमारे गृह मंत्री यहाँ पहुँचे थे, लेकिन ये तो नहीं कि गृह मंत्री खुद उठा के मूर्तियों की स्थापना करने लगे, वो भी हिंदू परिषद के माध्यम से शास्त्रोक्त विधि से संतों के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। मोटे तौर पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मुख्य यजमान क्यों बने? उसके पीछे कारण है कि इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। हम राम मंदिर में के इस कार्यक्रम में जाने को तैयार है, लाखों लोग जा रहे हैं। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी की पूरी दर्शन करके आई है। ये आरोप लगाना शरद जी गलत है कि कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे। अभी 1 लाख मध्य प्रदेश से लोग जाने वाले, एक ट्रेन हमारी जबलपुर से रवाना हो रही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिक्र मैंने कर दिया है, तो निश्चित तौर पर शंकराचार्यों की जो बात है उसी बात को लेकर के कांग्रेस भी सवाल उठा रही। मुझे लगता है इसमें इनको कांग्रेस को शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो शंकराचार्यों जी की बात है जो जिसको लेकर के हम भी अपने सवाल खड़े कर रहे हैं। उस पर भी सवाल जवाब हो ही रहे हैं और धर्माचार्य ही उसका उत्तर दे रहे हैं। चूंकि धर्माचार्यों से जुड़ा ये विषय है जितेंद्र जी, तो इसलिए उसका उत्तर भी धर्माचार्यों से आ रहा है। और जहाँ तक जाने की बात है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यजमान क्यों बन रहे हैं, आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इसी के मुकाबिल ये भी खड़ा है कि सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी और राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। बाकी सारे लोग अगर आज यजमान बनने के लिए योगी जी या योगी जी भी नहीं कोई और हो जाता तो शायद ये प्रश्न इतना बड़ा आप नहीं बनाते इसको। बहरहाल मैं आपकी तरफ आता हूँ जयप्रकाश जी। सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से हुआ तो कहा गया कि नेहरू जी और पटेल साहब में थोड़ा इसको लेकर मत भिन्नता थी और नेहरू जी आखिरकार उसके समारोह में नहीं गए। लेकिन देश में ये उस समय बड़ा विषय नहीं बना और ना इसका कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हुआ कि क्यों नहीं गए मंदिर में, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं। तो आखिर पंडित जी जो उनका प्रिय संबोधन भी उस समय उनके समकालीन राजनेताओं का था, तो एक पंडित जी क्यों नहीं गए जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो क्यों नहीं गए? ये विषय नहीं बना और कमोबेश 80 के दशक तक ये विषय नहीं बना, क्योंकि शायद सरकारें कांग्रेस की रहीं और बीजेपी इस मसले को उछालती तो रही, पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी के तौर पर, लेकिन एक परिवेश बनता है देश में जैसा बीजेपी की सरकारों के समय बना और 2014 के बाद तो बहुत अभूतपूर्व तरीके से बना। क्या कांग्रेस उस परिवेश को भी नकारने की कोशिश कर रही है, जबकि आपको धारा आपकी बहनी चाहिए परिवेश के अनुरूप? जी बिल्कुल। आप कोई राजनीति भारत में हिंदुओं को अनदेखा करके तो हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा इशू अगर आप पकड़ते हैं तो गांधी जी को अगर आप देखें तो राम राज्य उनके पूरे डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पूरे आंदोलन में उनके केंद्र में था, है ना। वो एक ऐसे कल्पना करते थे जिसमें जो अंतिम व्यक्ति है वो उस तक लाभ पहुँचे, उनका राम राज्य था। अब इसी तरह का अगर आप देखते हैं उस 1951 का वो जो पत्र व्यवहार नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति तत्कालीन थे, उन एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्राचार हुआ है, वो अगर आप देखें तो उससे आप पता लगता है कि शुरू में नेहरू जी बड़े एप्रीहेंसिव हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। फिर क्योंकि ये लेकिन उसके पहले गांधी जी के सामने भी जब ये प्रश्न आया था तो गांधी जी ने कहा था कि इसको प्राइवेट मनी से बनना चाहिए और जो सरकार है उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ जब मई का महीना जब आ जाता है और काफ़ी देश में माहौल बन जाता है, उस समय नेहरू जी जो पत्र लिखते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये जो है समस्या बड़ी हो गई और आपको इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लिखते हैं
वो कहते हैं कि मुझे इसलिए क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत, मैं सभी धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, इसलिए मेरे लिए, और मंदिर में नियमित जाता हूँ, तो मंदिर जाना मेरे लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो उसमें अगर आप जो उसका लब्बो-लुआब है वो ये है कि कांग्रेस के पास उस समय एक लीडरशिप ऐसी थी, जो वो सरदार पटेल हो, केएम मुंशी ने जो सोमनाथ का जो मंदिर बनवाया बाद में जब सरदार पटेल नहीं रहे जी। तो वो एक लीडरशिप ऐसी थी जिसमें हिंदुओं को काफ़ी ट्रस्ट था। वो जो ट्रस्ट था वो काफ़ी वर्षों तक को रहा। तो अब ये है कि ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है शरद जी, आप आस्था और विश्वास के प्रश्नों को आस्था और विश्वास से ही हैंडल कर सकते हैं, आप उसको तर्क से कभी हैंडल नहीं कर सकते। और ये बात तो कांग्रेस को समझनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। और यही वो बड़ा सवाल है कि आखिर केएम मुंशी जिनकी बात आपने की, वो सनातन परंपरा पर अपने समय के लिखने वाले बेहतरीन लेखकों में से रहे, जिन्होंने कृष्ण पर लिखा, जिन्होंने महाभारत पर लिखा, और उनकी हर किताब, और डीपी मिश्रा जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, कृष्णायन नाम का उनका ग्रंथ बहुत चर्चा में रहा। खुद नेहरू जी बहुत अच्छे लेखक हैं, ये अलग बात है कि सनातन परंपरा से जुड़े विषयों पर उनका लेखन नहीं है, लेकिन ग्लोबल ग्लिम्सेस और तमाम किताबें ये कहती हैं कि वो एक बेहतरीन लिखाड़ थे। धारा को समझना मिलिंद जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और बीजेपी ने अपनी धारा को शायद कभी मिस नहीं किया। वो जनसंघ की धारा में जब तक बहती रही तब भी वो अपनी धारा से जुड़ी रही, और शायद कांग्रेस की भी उलझन यही है कि उसकी जो धारा आज़ादी के समय से है वो उसको कैसे छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं ये धाराओं का भी द्वंद्व प्रतीत होता है। जी देखिए, नदियां भी धारा प्रवाह दौड़ती हैं और बहती हैं, उसी कारण वो स्वच्छ भी होती है और उस पीने योग्य भी होती है। जो जल सीमित हो जाता है वो नाले बन जाता है। उसी तरह ये संस्कृति और जो भारतीय जनता पार्टी के विचार है वो संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं। वो एक सीमित और क्लिष्ट नहीं है कि रोक दे। ये वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति भारतीयता की रही है उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ना हमारे यहाँ विरोध है, ना परिधि में बांधने का प्रयास है। ये प्रयास जो दल करते आए उनका ही आज हश्र जो समाप्ति की दिशा में बढ़ रहा है, ये उनका है कि आप दशकों तक रहने के बाद भी आज अपने काम नहीं गिना पा रहे हैं। ये आपकी कमजोरी है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, डर और माहौल का जो पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जनता देख रही है कि सुरक्षित महसूस कर रही है। ना ही दंगे हो रहे हैं, नहीं ही आतंकवाद हो रहा है, ना ही देश असुरक्षित माहौल जैसा लग रहा है। लेकिन आपके राहुल गांधी से मणिपुर यात्रा शुरुआत करते हैं और उसमें भारत जोड़ो पे भी भारत तोड़ो का विषय रखते हैं, विचार रखते हैं, तो ये बताता है कि राम मंदिर अकेला नहीं, राम तो एक अध्याय है, एक मंदिर अकेला नहीं बन रहा है। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीकात्मक स्वरूप बन रहा है, जो भगवान राम ने जीवंत रहकर व्यवहारिक तौर पर कैसे जिया जाता है, राम राज्य होता कैसा है, उस दिशा में ये सरकार बढ़ रही है। लेकिन उसमें भी तकलीफ कांग्रेस पार्टी को जो हो रही है ये अजीब सी हो रही है। जनता भी इससे विचलित है कि इस दल को आखिर हो क्या गया है। जिस दल के विचार इस प्रकार के छटपटा रहे हैं तो वो हमारी बागडोर क्या संभालेंगे। चाहे राज्यों में आप स्थिति देख लें, चाहे देश में स्थिति देख लें, 400 से 44 पर आप आ गए। कितने राज्यों में आप बचे, किन कारणों से बचे हैं वो भी स्पष्ट है। वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा है। आप राज्यों से निरंतर जा रहे हैं, आप अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं क्योंकि नीयत साफ नहीं, ना नेतृत्व है आपके। शरद जी, जितेंद्र जी, जब रूस में मार्क्सवाद का किला ढहा और ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे नारे गूंजे और लेनिन की प्रतिमा को गिरा दिया गया, तो पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि क्या ये मार्क्सवाद पर एक मजबूत चोट हो चुकी है। हालांकि अभी चीन परचम फहरा रहा है, लेकिन मानने वाले ये मानते हैं कि किसी भी दिन या किसी भी समय अगर वहाँ भी कोई क्रांति उसके खिलाफ हो। विचार परिवर्तनशील मैं नहीं कहूँगा होता है, लेकिन विचार इंक्लूसिव भी होता है और समय के साथ अपने रुख और रवैये में परिवर्तन लाता है। मार्क्सवाद ने ऐसी कोशिश नहीं की, इसीलिए आज पश्चिम बंगाल से भी वो गायब है और केरल उसका आखिरी किला बचा है। कांग्रेस को भी अपने विचार में, क्योंकि कांग्रेस से ही निकले हुए बीजेपी के अनेक नेताओं ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींच कर आज एक वटवृक्ष बना दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी दुविधा में कई जगह उलझती है, जबकि वो सभी धाराओं का एक संगम है। शरद जी, सवाल इस बात का है कि अगर कांग्रेस के शासनकाल पर यह कहा जाए कि अपने विकास की एक भी चीज़ नहीं गिना सकते, तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। क्योंकि आपने देखा इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज अगर हवाई जहाज बन ये रहा है, प्रश्न तो उठा नहीं, ये प्रश्न देखिए तो उन्होंने कहा ना कि एक भी निकृष्ट दिखाने की प्रयास मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज और बताऊं शरद जी, समृद्धशाली सवाल इस बात का है कि हमारी विचारधारा जो है उसमें जो आपने धारा की बात की,
निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, उसके पीछे कारण विचारधारा नहीं है, उसके पीछे कारण यह है कि जो इस देश में विकास के नाम पर राजनीति होती है उसको बंद करके सांप्रदायिकता की बात करने वाली, इसलिए ये फल फूल रही है। देखिए आपको एक उदाहरण देता हूँ, चूंकि नेहरू जी से लेके पटेल तक और पटेल से लेके के.एम. मुंशी तक बात हो गई, निश्चलानंद जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी भी चर्चा में, हाँ, निश्चलानंद जी ने कहा कि मैं एक बार गौ हत्या के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गया था। अटल जी की सरकार थी, उन्होंने कहा मरना है तो मर जाने दो, गौ हत्या बंद नहीं होगी, क्योंकि अगर गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हम राजनीति किस पे करेंगे। ये विचार भारतीय जनता पार्टी के विचार है। और राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस देखिए, आपकी आस्था का विषय है, मेरी आस्था का विषय है, मेरे और भगवान के बीच में चंपत राय कौन होते हैं ये तय करने वाले कि 15 तारीख को आना है कि 22 तारीख को आना है। मेरा ये कहना है कि विचारधारा जो है वो चुनाव के लिए हमारी विकास की लड़ाई रहती, हम उस पर केंद्रित रहते। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में भी चुनाव को उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। बजरंग बली को मंच पर ला करके बैठा दिया गया, लेकिन वहाँ पर विकास पर सवाल पूछती रही जनता और वो जवाब इनके पास नहीं था। चलिए, लेकिन इन बहसों से किसी नतीजे तक पहुंचना संभव नहीं है। इतना ज़रूर है कि आप ठहर के जब भी सोचेंगे तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या वक्त के साथ कुछ बदलता है और क्या विचार भी बदलता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर।